पेश है प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। नमस्कार मित्रों, सुहाना सफर आकाशवाणी के संग इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं नीना बहल। और आज के इस सफर में हमारे हम सफर हैं श्री गणेश दत्त बजाज। गणेश जी NIC हरियाणा में वरिष्ठ निदेशक IT हैं, एक बहुत लोकप्रिय कवि हैं और रेडियो की एक जानी पहचानी आवाज। तो मित्रों, अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार गणेश जी। नमस्कार नीना जी, सभी श्रोता मित्रों को भी बहुत बहुत नमस्ते, अभिवादन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी चंडीगढ़ के इस कार्यक्रम में। मैं बहुत धन्यवादी हूँ आकाशवाणी का, क्योंकि आकाशवाणी से मेरा बहुत पुराना नाता है जी, और मुझे आकाशवाणी पर आने की बहुत इच्छा भी थी और बहुत अच्छा भी लग रहा है जी। और ये सफर तो है बहुत पुराना, आकाशवाणी के संग है जो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आकाशवाणी पर जो काम करने की शुरुआत हुई वो लगभग 1985 में हुई जी। लेकिन उससे पहले आकाशवाणी रेडियो का एक नाम है जिसे हम भारत में आकाशवाणी कहते हैं। लेकिन करीबन उससे 8 साल पहले जी, जब मुझे पहली बार रेडियो मिला, घर में एक धार्मिक माहौल होने की वजह से मुझे ये कहा गया कि आजकल के जो फिल्मी गीत या इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आकाशवाणी पर आती हैं, उनकी बजाय आप काम की और अच्छे जीवन जीने के लिए जो अच्छी बातें हैं उनको आप सुने, तो आप समाचार, आकाशवाणी में प्रसारित होने वाले नाटक और उस तरह की कोई अच्छी चीजें सुनेंगे। आकाशवाणी के नाटकों से बहुत लगाव था। रात को जाग जाग कर हम नाटक सुना करते। 9:30 बजे मुझे याद आता था नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज का नाटक है वगैरह वगैरह। लेकिन साथ साथ हिंदी से घर में बहुत प्रेम किया जाता था जी। तो हिंदी के वो रेडियो स्टेशंस जो शॉर्ट वेव पर प्रसारित होते थे विदेशों से जी, उनको सुनना शुरू किया। उसमें प्रमुख होंगे वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले जर्मनी, BBC लंदन, रेडियो ऑस्ट्रेलिया। और इन सबको ढूंढते हुए मैंने इतने रेडियो स्टेशन ढूंढ डाले, उनको सुनने लगा। उनके लगभग नाम है रेडियो स्वीडन, रेडियो बीजिंग, रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल, फीबा रेडियो, वेरितास एशिया, डॉयचे वेले जर्मनी, जापान NHK, रेडियो बुल्गारिया, रेडियो काहिरा, रेडियो घाना, और लिस्ट बहुत सारी है। हाँ जी। तो ये हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित होते थे? इन सब के कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होते थे और शॉर्ट वेव पर इनको अलग अलग बैंड्स पर ढूंढा जाता था, बहुत धीरे धीरे सुई को हिलाकर। और जहां कहीं रेडियो हिंदी में प्रसारित करते हुए दिखाई सुनाई दे गया, हाँ जी, मैंने उस पर रुक जाना। उस कार्यक्रम को उस दिन पूरा सुनकर फिर आगे की प्रोग्राम शेड्यूल ढूंढनी और फिर उनका एड्रेस ढूंढने की कोशिश करनी जी। इन सब की जो एम्बेसीज हैं भारत में, हाँ जी, उन सब के माध्यम से ये लोग पत्रों को स्वीकार करते थे। तो मैं पोस्ट कार्ड्स बहुत सारे खरीद के लाता था अपनी जेब खर्च से, और एक एक करके मैंने उनको रेडियो स्टेशंस को उनके सुने कार्यक्रमों के बारे में विवेचन करना और कैसा उस दिन उनका क्वालिटी रहा उसके ऊपर लिखना शुरू किया। क्या उम्र थी उस समय आपकी? मुझे लगता है 11वीं 12वीं के आसपास। तब से इतना ज्यादा लगाव था रेडियो कार्यक्रमों से कि पत्रों द्वारा आप लिखा भी करते थे जी। वाह। और आनंद तब बढ़ने लगा जब ऐसे रेडियो स्टेशन से विदेशों से मेरे एड्रेस पर पत्र आने लगे। क्या बात। उन पत्रों में शुरू में या तो प्रोग्राम शेड्यूल होती थी, हाँ जी, या वहां के फोटो कार्ड्स होते थे, या उनका कोई ऐसी चीज होती थी जिससे वो अपने रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में और विस्तृत जानकारी हमें दे पाए। करते करते मैंने एक शॉर्ट वेव लिसनर्स क्लब का गठन कर लिया, क्योंकि कुछ देश शॉर्ट वेव लिसनर्स क्लब जो भी नाम से कोई चलाते थे, जिसमें कि कुछ लोग मिलकर शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन सुनते हैं या उनके मित्रों में आपस में चर्चा होती है, तो उनको और अधिक अच्छी क्वालिटी के गिफ्ट्स भेजा करते थे। उनमें आपके 12-12 पेज के कैलेंडर्स हो गए और इस तरह की बहुत सारी चीजें। और डॉयचे वेले जर्मनी से तो मुझे जर्मन सीखने की 5 मोटी किताबें उपहार स्वरूप आई। इसी तरह से रेडियो जापान से
हिंदी में जापानी कैसे सीखे रेडियो के माध्यम से, उसकी बहुत सारी बुकलेट्स मेरे पास आई। कुछ देशों ने बहुत अच्छे दिखने वाले लगने वाले गिफ्ट्स भेजे, जैसे रेडियो जापान से हाथ से हिलाने वाला पंखा आया, रेडियो मॉस्को से छोटे छोटे जैसे खिलौनों को कोई दस्ताने पहनाने हो, वो छोटे छोटे 2 दस्ताने बुने हुए मेरे पास आए, और बहुत कुछ। और फिर उनके यहाँ प्रतियोगिताएं होती थी। उन प्रतियोगिताओं में आप इंटरनेशनल करेंसी वाले कुछ चीजें जीत सकते थे, और जर्मनी वाले तो एक रेडियो ही गिफ्ट किया करते थे हर महीने एक व्यक्ति को, जो कि बहुत महंगा था। आप अंदाजा लगाएं 40 साल पहले अगर उसकी कीमत 8 साढ़े 8 हजार रुपए थी, तो आज की डेट में वो संभवतः 2-4 लाख या 8 लाख के आसपास होगा जी। लेकिन वो रेडियो ऐसा होता था कि उसे हम फ्री बैंड रेडियो कहते थे। उसमें कोई बैंड नहीं था, पूरी फ्रीक्वेंसी आप डिजिटली कीबोर्ड से टाइप कर सकते थे। वो डिजिटल डिस्प्ले के साथ आपको करना है 5690.3 इतने मेगाहर्ट्ज पे, तो आप 5963.3 करके एंटर करेंगे और वो रेडियो स्टेशन लग जाएगा। और उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी देर में हिलती रहती है, आवाज ऊपर नीचे होती है, उसका लॉक भी था, तो वो चेंज नहीं होगी। मुझे ये बताया गया था, सोनी का एक मॉडल मुझे अभी तक याद है, ICF 8700 करके होता था, और वो रेडियो एक टैची में बंद होके आता था, और उस टैची में बहुत सारी और उसके एसेसरीज होती थी कि आप छत पर करीबन 10 फीट चौड़ा एंटीना लगा सकते हो। उसकी सारी तारें, उसका हेडफोन, वो सारी चीजें। और इतना तक बताया गया कि अगर भारत से श्रीलंका कोई शिप जा रहा है, 2 शिप्स आपस में बात कर रहे हैं, वो जिस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं वो भी आप कैच करके उनकी बात भी सुन सकते हो। ये इंटरेस्ट इतना बढ़ा कि मेरा मन किया कि एक हैम रेडियो स्टेशन स्थापित कर लूं। हैम रेडियो स्टेशन की उस जमाने में कीमत, एक मेरे मित्र के पास था भी, वो बड़ी एज के थे, उनका बरसों से इंटरेस्ट रहा होगा, तो उन्होंने मुझे अपनी छत पे ले जाके वो पूरा स्टेशन दिखाया। लेकिन कीमत आड़े आ गई कि उस जमाने में उसकी कीमत 80,000 थी, तो वो संभव नहीं हो वो पाया। संभव नहीं था। ये तो आपने बात की जो रेडियो कार्यक्रम आप सुना करते थे जी। आपकी आवाज रेडियो में मेरी कब आवाज सुनाई? इस तरह से हुआ कि 84 में मुझे पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन मिला जी। आई वाज लकी कि पूरे देश से 15 ही लोग सेलेक्ट होते हैं और सबको वजीफा मिलता है जी। तो मैं जब वजीफे पे पूसा इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहने लगा, तो एक दिन अचानक से मैं रेडियो का प्रोग्राम सुन रहा था। प्रोग्राम का नाम था आज सुबह, और हमारी बहुत से लोग मित्र बन गए थे विदेशों में प्रसारण करने वाले। तो मैंने जिस आवाज को सुना उनका नाम था डॉक्टर अचला शर्मा जी। और वो 3 साल लंदन में लगाने के बाद डेपुटेशन पे वो आकाशवाणी दिल्ली में वापस आ गई थी और आज सुबह प्रस्तुत कर रही थी। तो जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, हमें फोन की भी फैसिलिटी हॉस्टल में दी हुई थी जी। तो मैंने इमीडिएटली फोन मिलाया और मैंने कहा मुझे डॉक्टर अचला शर्मा से बात करनी है। थोड़ी देर के बाद ही उनसे बात हो पाई। हाँ जी। और जैसे ही मेरे पत्रों में एक स्पेशलिटी थी कि मैं एक पर्टिकुलर कुछ शब्दों से अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हुए ही पत्र शुरू करता था। हाँ जी। मेरे वो शब्द थे अत्र कुशलम तत्रास्तु जी। और जैसे ही मैंने फोन उठाया और उनसे बात शुरू हुई तो मैंने कहा अत्र कुशलम तत्रास्तु जी। तो उनका कहना ये था, गणेश बोल रहे हो एहसास से। मेरे शब्दों से वो लोग मुझे पहचानते थे, बहुत से रेडियो स्टेशन के लोग। तो उन्होंने कहा अच्छा दिल्ली में हो, आ जाओ। मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे MSc करने के लिए आया हूँ। तो मैं उनसे मिलने गया और उनको जाके बताया कि मुझे भी आकाशवाणी बहुत प्रभावित करती है, मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज भी आकाशवाणी पर जाए। तो उन्होंने कहा मैं तरीका बताऊंगी, सिर्फ गाइड करूंगी, हेल्प नहीं करूंगी, सिफारिश नहीं लगाऊंगी। तो उन्होंने मुझे युवाणी भेजा कि वहां पे युवाणी है, जाके बात करो उनसे। मैं युवाणी गया, उन्होंने मुझे एक लेख लिखने को बोला, हम जागरूक हैं, ये मेरा पहला लेख था जी। उस लेख को लिख के मैं 2-4-5 दिन बाद जब वापस लौटा तो उन्होंने प्रोनाउंस करवाया, मुझसे पढ़वाया। अच्छा। उनको आवाज में कोई विशेष कमी नहीं लगी, ठीक लगा। और उस तरह से मेरी पहली रिकॉर्डिंग आकाशवाणी दिल्ली वो में हो गई। ऑडिशन आपने पास कर लिया, स्वर परीक्षा उन्होंने ले ली जो उत्तीर्ण की आपने। तो वो मेरा पहला जब प्रस्तुतिकरण हो गया तो मुझे बताया गया कि आप बहुत अच्छा लिख के आए हो जी। 84 में पंजाब में आतंकवाद था जी। और उन्होंने चाहा था कि आतंकवाद कैसे पूरी दुनिया में शुरू हुआ, क्यों लोग आतंक के पीछे हो जाते हैं, और आतंक के ऊपर पूरी हिस्ट्री बताते हुए आप ये कहें कि चाहे आतंकवाद देश में है लेकिन हम देश के प्रति जागरूक हैं, देश के युवा, और हम जागरूक हैं नाम शीर्षक से ये चीज जाएगी जी। तो उन्हें इतना पसंद आया, उन्होंने कहा गणेश लगभग हर महीने
आप एक विषय हमसे लिया करें और हर महीने आपका हम ब्रॉडकास्ट अब किया करेंगे। जी, तो वो चल निकला। तो ये सफर शुरू हो गया। ये सफर शुरू हो गया। जी। उसके बाद मुझे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण फीचर्स मिले बनाने को। फीचर में क्या था कि आप 2-4 पेज की स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर किसी की रिकॉर्डिंग करके आते हैं किसी विशेष व्यक्ति के, जी, जी। उसका इंटरव्यू टाइप का होता है, फिर कुछ बताते हैं, फिर किसी और व्यक्ति का इंटरव्यू होता है। तो मुझे विभिन्न विषयों पर मिले, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स भी, मेरे पास एक विषय था एमएससी में, और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी विषय था। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से था तो एग्रीकल्चर भी एक विषय था। और साहित्य जगत में या संस्कृति के रूप में मुझे जानकारी अच्छी उनको लगी, तो उन्होंने मुझे इन सब विभिन्न विषयों पर रिकॉर्डिंग्स करने के लिए भेजा और फीचर बनाने शुरू किए। फिर मुझे ओबी ब्रॉडकास्ट, आप शायद जिसे कहते हैं आउटडोर ब्रॉडकास्ट, तो उसके लिए स्पूल टेप रिकॉर्डर वाला बड़ा वो देकर भेजा जाने लगा। और ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हर वर्ष ट्रेड फेयर लगता है, तो मैं वहां के लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए, जैसे कि आजकल दूरदर्शन के पत्रकार जाते हैं या टीवी चैनल्स के, उस तरह से वो माइक लेकर, वो साथ लेकर, वो गाड़ी भी भेजते थे, क्योंकि स्पूल टेप रिकॉर्डर जाना है तो गाड़ी भी जाएगी आकाशवाणी की। तो बड़ा आनंद आने लगा। मैंने वो वाली रिकॉर्डिंग्स की। फिर मुझे कुछ कार्यक्रम ऐसे मिले, मुझे मौका मिला फारूक शेख का इंटरव्यू लेने का, मुझे मौका मिला शबाना आजमी के इंटरव्यू लेने का, मुझे भेजा गया हेमा मालिनी के इंटरव्यू लेने का, जिसकी मैंने मीरा नाम की नृत्य नाटिका मैंने उसी दिन दिल्ली में स्टेज के शुरू के पार्ट में पास में बैठ के देखी। और बहुत सारी ऐसे मुझे उपलब्धियां होती रही और आनंद आता रहा। तो मैं 1988 तक दिल्ली में रहा, लगभग 4 साल। इन 4 सालों में मुझे इतनी संतुष्टि हो गई, इतने कार्यक्रम मैंने किए। इसमें एक विशेष बात और मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC जो है, इसमें मैंने अप्लाई किया, रिटन टेस्ट दिया और इंटरव्यू देने के बाद इंतजार कर रहा था कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। इसी बीच मुझे NIC के डायरेक्टर जनरल का इंटरव्यू के लिए भेजा गया। मैं समझता हूं कि जिस पोस्ट पे मैं आने वाला था उसमें इस लेवल के सीनियर अधिकारी इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बैठेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति होने के बाद भी मुझे, क्योंकि आकाशवाणी से संबद्ध था, तो मैंने डॉक्टर N शेषागिरी जो डायरेक्टर जनरल होते थे उन दिनों में, उनका मैंने 2 बार इंटरव्यू लिया और वो ब्रॉडकास्ट हुआ मेरे फीचर्स में। बहुत बढ़िया। और जब दूसरी बार जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने बातों बातों में, उसके बाद जैसे चाय पानी होती है, उस पर बैठे थे, तो मैंने उनसे चर्चा कर ली कि मैंने अप्लाई किया है आपके यहाँ पे, तो अरे उसका तो रिटन टेस्ट हुआ था, क्लियर कर गए थे। मैंने कहा जी, इंटरव्यू हुआ था, रिजल्ट आना बाकी है। उन्होंने उसी वक्त अपने PA को इंटरकॉम उठाया और कहा चेक करिए जरा, इनका नाम है ये, क्या ये पास हुए हैं? तो मुझे उन्होंने कहा कि ये सिलेक्ट हो गए हैं और इनकी पोस्टिंग भी चंडीगढ़ कर दी है और ये थोड़े दिनों में ही इनको एक पत्र मिल जाएगा और इन्होंने ज्वाइन करना है। ये समाचार आपको उन्हीं से मिला? ये समाचार मुझे देश के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर जनरल से डायरेक्टली मिला और मैं अपने पत्र की जिस एड्रेस पे दिल्ली पे मैंने दिया हुआ था उस पे रोज इंतजार करने लगा और 5-7 दिन बाद वो पत्र आ गया और जो फॉर्मेलिटीज रहती है मेडिकल और वो सब, और मैंने वहाँ पे। हाँ, वो पत्रों का ही जमाना था ना जी। अब तो ईमेल आ जाएगा झट से, और आपने वो पत्र जो आपने पहले रेडियो स्टेशंस को लिखे थे सबके सब संभाल कर रखे। मैंने ना सिर्फ अपने पत्र जो भेजे या उनके जो खास तौर पर पत्र वापस आए, उन्होंने जो पत्रोत्तर किया और जो उन्होंने गिफ्ट्स भेजी, कैलेंडर्स, बहुत तरह की संभाला हुआ है। इतना खजाना मैंने संभाला हुआ कि बहुत मोटा थैला भरा हुआ है और उसको पिछले 40 सालों से मैंने आज भी ऐसे संभाला है जैसे पिछले महीने ही वो मेरे पास रिसीव हुए। उस क्वालिटी के साथ मैंने उनको संभाला और सहेजा हुआ। और वो पूंजी है जीवन, वो जीवन की पूंजी है, आनंद देती है। बातचीत करना मुझे भी बहुत आनंदित कर रहा है और पूरी उम्मीद है जो सुन रहे हैं वो भी जरूर आनंद ले रहे होंगे। अब आकाशवाणी का सफर है तो संगीत के बिना तो मुकम्मल नहीं हो सकता, तो कौन सा गीत सुनेंगे? मुझे लगता है कि वो पंक्तियां मुझे उस गीत की बहुत प्रेरणा देती हैं। सूरज ना बन पाए तो चंदा बन के चलता चल, मधुबन खुशबू देता है, ये वाला गीत चलाते हैं। ये गीत तो हम सुनेंगे ही, लेकिन पहले ही आपसे मैं कह रही हूँ कि आपको कविता सुनाए बिना भी जाने नहीं देंगे आज। अवश्य, क्योंकि मैं अब पिछले 42 सालों से कविताएं कर रहा हूँ और कवि गोष्ठियों में महीने में 3-4 गोष्ठियों में शामिल होते ही हैं। हाँ जी, अब ऑनलाइन भी, अब जूम पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम करते हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे कि हम क्या क्या करते हैं, लेकिन हम गीत सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ पोएट्री भी सुनाऊंगा। आकाशवाणी के संग इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री गणेश दत्त बजाज। बहुत ही मधुर गीत था
और अब बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हैं। कविता उसके बाद सुनेंगे। तो पहले बताएं कि ये कविता का सफर ये कैसे शुरू हुआ? आपकी विभिन्न विषयों में रुचियां हैं जी। एक तरफ आप एक तकनीकी व्यक्ति कह सकते हैं, टेक्निकल, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आपने एक डेटाबेस भी बनाया था रेडियो स्टेशंस का, और फिर आप एक भावुक व्यक्ति भी हैं, फिर आप एक प्रस्तुतकर्ता भी हैं, तो बहुत सारी विधाओं में आप पारंगत हैं। जी। जब मैं आकाशवाणी पर सचमुच प्रसारक के रूप में या अपने फीचर्स और टॉक्स के माध्यम से संबद्ध हो गया, और उन दिनों में मैं कंप्यूटर के विषय भी पढ़ रहा था, तो डेटाबेस बनाना सीखा था, तो मैंने पूरी दुनिया के शॉर्ट वेव पर जो रेडियो स्टेशन हिंदी में प्रसारण करते हैं वो किस समय करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, वो मैंने खुद टाइप करके उसकी सोर्टिंग करने के लिए डेटाबेस बना लिया, जिसके प्रिंट मेरे पास अभी भी 40 साल पुराने पड़े। तो वो एक शौक था कि पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए। मेरे पास एक ऐसी कुछ बुकलेट्स भी हुआ करती थी कि पूरी दुनिया में उस समय कौन कौन से रेडियोस बिकते हैं और उनके आपस में कंपैरिजन क्या है। विभिन्न देशों से अलग अलग कंपनियां, जर्मनी, अमेरिका और जहां जहां से भी वो बनाते हैं, जिस तरह से आजकल हम कंपेयर करते हैं ना कि आपको 4 डोर फ्रिज लेना है और ये लेना है तो किस कंपनी में क्या क्या फीचर है, इस तरह से। तो मेरे पास वो सब होता था कि जो रेडियो सेट्स हैं वो क्या क्या अचीव कर पा रहे हैं आजकल। कितनी दिलचस्पी थी आपकी इन सब चीजों में। तो जाहिर सी बात है अपडेट भी करते रहते होंगे। बिल्कुल, जानकारी प्रयास होता था जी कि उनकी फ्रीक्वेंसी अगर बदल गई है तो मैं कहीं नोट कर लेता था पेपर्स पे भी, इसको अब डेटाबेस में अपडेट करेंगे। हाँ जी। उसके अलावा जो आपने बात की कि कविता का काम कैसे शुरू हुआ, हाँ जी, कॉलेज में ही मुझे याद है मेरी हिंदी का जो उच्चारण है वो थोड़ा सा फर्क था लोगों से, अच्छा था। कॉलेज में एक प्रोफेसर अंग्रेजी के थे वैसे, तो वो एक वॉल मैगजीन चलाते थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन पकड़ लिया, गणेश सुनिए, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, मुझे लगता है आप कविता भी कर पाएंगे, और एनुअल कंपटीशन होने वाला है कॉलेज में पोइट्री का, तो आप मुझे एक पोएम लिख के देंगे। जी। उनकी प्रेरणा से मैंने पहली कविता लिखी। अच्छा। तो सेकंड ईयर में था, तो मैंने पहली जब कविता लिख के उनको दी, तो वर्ष के अंत में जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरी पहली पोएम जिंदगी की कॉलेज में सेकंड आई है। वाह, बहुत खूब। उसकी एक आध पंक्ति, पावन जनमानस पर अनंत शक्ति का उद्गार, शाश्वत अभिराम अलौकिक, कुछ और नहीं प्रकृति है। बहुत सुंदर, ये पहली कविता, ये मेरे जीवन की पहली कविता। बहुत सुंदर। तो इस तरह से हिंदी अच्छी होने की वजह से मैंने कुछ कविताएं बीएससी करते करते तक लिख डाली। फिर क्योंकि मास्टर्स करने दिल्ली चले गए और आकाशवाणी से संबद्ध हो गए, तो पोइट्री कुछ समय के लिए विराम की स्थिति में आ गई, और उसके बाद आकाशवाणी पर काम करने का जो आनंद आ रहा था वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा रुका, क्योंकि मेरी पहले कुछ समय पोस्टिंग चंडीगढ़ हुई, फिर हिसार हुई। हिसार रहते रहते मुझे फिर वो प्रेम जागा आकाशवाणी से, और रोहतक आकाशवाणी पर मेरे कुछ फीचर्स फिर ब्रॉडकास्ट हुए। जी। लेकिन क्योंकि हिसार से आपको रोहतक आना पड़ता था तो वो भी बहुत कम हुए। अचानक से मेरी प्रमोशन के बाद पोस्टिंग हो गई शिमला, जहां लगभग मैंने 7 साल बिताए। तो आकाशवाणी शिमला पर फिर से वो आकाशवाणी दिल्ली वाली प्रवृत्ति जाग उठी, और मेरी बहुत सारी टॉक्स ब्रॉडकास्ट हुई। जी। वहां पर मैंने आज सुबह का ऑडिशन भी क्लियर किया, और आज सुबह प्रोग्राम भी मैंने दिए, और आकाशवाणी ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। आकाशवाणी के खर्चे पर आकाशवाणी के तरफ से मुझे मनाली भेजा गया कि मनाली में जो आज कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, बदलता स्वरूप है, उसको एक फीचर वहां से बना के लाइए। मैंने वो किया, तो वो आनंद मेरा हमेशा से मुझे संतुष्ट करता रहा, और मैंने बहुत आनंद लिया। पोइट्री जब मैं पंचकुला में फिर पोस्ट हुआ, जी, ये 2000 सन की बात है, तो मैं जिले का अधिकारी था यहाँ पर और आईटी को हेड करता था। तो मेरे पास पब्लिक रिलेशन के बहुत से अधिकारी और पब्लिक रिलेशन से सहायता पाने के एवज में बहुत से लोग आकर मुझसे मिला करते थे। जी। तो मेरे पास पत्रकार बंधु भी और जो मशहूर पोएट अपने पंचकुला के हैं वो सब मेरे ऑफिस में मेरे पास आकर बैठने लगे। उनको शायद मुझसे बात करने में आनंद आने लगा, तो मैं फिर वहां से उनके साथ जुड़ गया। तो उस तरह से हमारे पत्रकार मित्र और कवि मित्र, उनके साथ मैंने बहुत सारी काव्य गोष्ठियों में जाने लगा। तो फिर वो एक तरह से वो सिलसिला फिर से चल निकला और मेरी पोइट्री फिर से आगे बढ़ने लगी। आपकी रुचियां विभिन्न थी और देखिए जीवन अवसर भी देता गया उन्हें पूरा करने का। जी, क्योंकि जहां कहीं मुझे लगा कि कोई भी चीज करनी है तो मैं उसे बड़ी लगन से करता था। जी, उसमें डूब के करता था। जी। चाहे वो पोइट्री थी, चाहे मैंने बहुत कम लिखी, लेकिन सबने कहा कि बहुत आनंद आने वाली और बहुत ऐसी पोइट्री है
जिसमें आपको कुछ शिक्षा मिलती है। जी, आपने जैसे कहा कि बहुत आनंद भी लिया हर काम में और निश्चित रूप से बहुत परिश्रम भी किया और इसीलिए सफलता कदम चूमती गई। आपने बताया जब पंचकूला में थे, एनआईसी में आपका बहुत सहयोग है और आज जो हम लोग कार्यालयों में कार्यरत हैं, ई ऑफिस से भी भली भांति परिचित है क्योंकि अब जो कार्य है वो ई ऑफिस से ही किया जाता है। तो सीएम विंडो के लिए भी हरियाणा में बहुत आपका योगदान माना जाता है। सीएम विंडो को हमने नए सिरे से लिखा क्योंकि अचानक से 2014 में मैं हरियाणा सेक्रेटेरिएट में पोस्ट हुआ और हमारे पास उस समय ही ये सरकार नहीं बनी थी जी। तो इससे पहले एक हर समाधान नाम से सॉफ्टवेयर चलता था जिसमें कि उस समय जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लगाया वो सॉफ्टवेयर, तो आप इसको नए सिरे से लिखिए और हमारी जरूरतों के हिसाब से लिखिए। तो मेरी टीम जिसको मैं हेड कर रहा था, हमने पूरा सीएम विंडो लिखा और उसको हमने बहुत अच्छे से चलाया, जिसमें हमने नई बहुत सारी चीजें डाली सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत अच्छी तरह के थे और हमने कॉल सेंटर को इंटीग्रेट किया इसमें कि लोग कॉल सेंटर से अपने जो उन्होंने ग्रीवेंस दी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हमने नॉमिनेटेड पर्संस ऑफ द सोसाइटी को ऐड किया, बहुत सारी चीजें थी। 7-8 साल में उसका एक तरह से टेक्निकल हेड रहा और उसके बाद और चीजें आ गई। और ई ऑफिस जैसे आपने पूछा कि आजकल सरकार चाहती है कि पेपरलेस ऑफिस हो और फेसलेस इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक के साथ भी। तो पेपरलेस ऑफिस के लिए ई ऑफिस भारत सरकार का एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में चलता है और हम यहाँ पर अभी भी लगभग 5 इंस्टेंसेस चलाते हैं इसके। एक इंस्टेंस में सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे डीसी ऑफिस, सारे जिले और हमारे जितने भी सेक्रेटेरिएट हैं यहाँ पर वो सारे उसमें उनके एम्प्लॉइज आते हैं। जी हाँ, तकनीकी क्षेत्र में भी आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है और हमारे साथ है एक कवि भी। तो आज ये मोह हम छोड़ नहीं पाएंगे कि आपसे हम कविता जरूर सुने। जी, आपने कविता के बारे में पूछा। कविताएं जो मैंने लिखी उसमें से जो मुझे प्रिय है और जो मेरी आध्यात्मिक नेचर को भी डिफाइन करती है वो एक मेरी प्रसिद्ध कविता है मन की होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली, तन से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। बहुत सुंदर। होली का दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे, कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पांव पसारे। दहन करें पांचों विकारों का, धूल न जमने पाए, पवित्र मन से इसको परखें, जरा न बचने पाए। सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है, मीठी बातें शुभ कामना बड़ा सही नाता है। कलयुग खत्म होने पर ही तो सतयुग फिर आता है, खुशी मनाने का मौसम हो मन को ये भाता है। भरा गुणों से जब मानव हो देव तभी कहलाए, शुभ भावना सबको देकर वही बदले में पाए। खुद को बदल औरों को बदलें, ऐसा कुछ कर जाएं, और करेंगे हमें देखकर दीप से दीप जलाएं। बहुत सुंदर। विकार मिटाकर गुण अपनाएं, बना ले ऐसी टोली, होली में जो होली सो होली, खेलें अब नई होली। बहुत अच्छे। स्व परिवर्तन कर होले होले, विश्व बदल हम जोली, मन के सुंदर भावों से अब जग बन जाए होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कहा दिल की खेलें होली, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होना भी बाकी है। अवश्य। बताएंगे क्या? दरअसल अध्यात्म परिवार में रचा बसा था जी और लगभग 20-25 वर्ष पहले से मैं आध्यात्मिक जो आजकल मेडिटेशन की पद्धतियां सिखाने वाले बहुत सारे संस्थान हैं उनके साथ भी जुड़ा, सुदर्शन क्रिया और बाकी सब चीजों को करता रहा। उसके बाद मैंने कुछ समय भागवत कथाओं के साथ अपने आप को बहुत इन्वॉल्व किया और बहुत श्रवण किया, मन से और भाव से किया। फिर मैंने विपश्यना नाम की जो मेडिटेशन पद्धति है उसको किया और उसमें अचीव भी किया काफी कुछ। उसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा रहा, उनके भी मैंने काफी अच्छे मेडिटेशन कोर्सेज किए और आध्यात्मिक मनोभाव अपना बन गया है। इस बात की बहुत संतुष्टि है। आध्यात्म का कहीं भी अंत नहीं होता, बिल्कुल, और मनुष्य के जीवन के साथ साथ, और हम तो ये मानते हैं कि वो आगे भी चलता है। जीवन जैसे जैसे आप जन्म लेते जाते हैं, पिछले जन्म के आपके सभी संचित कर्मों का फल आपको मिलता रहता है और इस जन्म के संचित कर्मों का फल भी मिलता है। जी जी। तो अभी अध्यात्म के क्षेत्र में और डूबना बाकी है। जी, इसका डूबना तो कभी पूरा होता नहीं है। जी, और मृत्यु पर्यंत अध्यात्म के साथ जीना होता ही है।
जी गणेश दत्त जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आज सच में ऐसे लग रहा है कि समय जैसे भाग रहा है। जी। अभी तो बहुत सी बातें ऐसे लगता है करना बाकी हैं। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी श्रोताओं का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बात सुनी। और अगर उन्हें कहीं कुछ भी अच्छा लगा, अगर वो आकाशवाणी को लिखकर इसके बारे में बताएं तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम भी वो पत्र आपकी तरह सहेज कर रखेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये तो था कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे रविंदर सिंह और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं अश्विनी कुमार। नीना बहल को दीजिए अब अनुमति। नमस्कार। सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।